सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एनाटॉमी को कैसे पढ़ना है। तो जो भी मेरे जूनियर्स हैं एंड अगर कोई सीनियर इस वीडियो को देख रहा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए। तो आज की जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान लोग एनाटॉमी को लेकर होते हैं फर्स्ट ईयर में। एनाटॉमी उनके लिए सबसे मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट ऐसा नहीं है। एनाटॉमी आपके लिए इजी सब्जेक्ट बन सकता है अगर आप उसको सही ढंग से पढ़ते हैं। तो वो सही ढंग जो पढ़ने का है वो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि मैंने अपने टाइम पर एनाटॉमी कैसे पढ़ी थी, कैसे मेरी डिस्ट्री आ गई थी एनाटॉमी में। एनाटॉमी मेरे को भी स्टार्टिंग में मुश्किल लगती थी क्योंकि एनाटॉमी में जो स्टार्टिंग में पढ़ाया जाता था वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता था। जैसे कि जनरल एनाटॉमी, तो जनरल एनाटॉमी पढ़ना, उसकी क्लास में बैठना काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होता था। मतलब ऐसा लगता था कि यार ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, ये सब तो नीट में हम पढ़कर आ चुके हैं। तो वो सब आपको पढ़ना पड़ता है स्टार्टिंग में, जैसे कि जॉइंट्स के बारे में पढ़ना पड़ रहा है, जैसे कि लिगामेंट्स, टेंडन्स, टाइप ऑफ जॉइंट्स एंड ऑल। तो वो सब बोरिंग लगता है स्टार्टिंग में आपको। तो इसका एक तरीका है कि आप स्टार्टिंग में आप बोर हो लीजिए, मतलब जैसा भी आपको पढ़ाया जाता है क्लास में जर्नल एनाटॉमी को आप सुन लीजिए जैसा भी आप सुन रहे हैं। जो इंटरेस्टिंग चीज़ एनाटॉमी के बारे में आने वाली है वो होती है आपकी सिस्टमिक एनाटॉमी। जर्नल एनाटॉमी को आप ये मत सोचिए कि यही सिर्फ एनाटॉमी है। आपकी जब सिस्टमिक एनाटॉमी शुरू होती है तो आपका मतलब एनाटॉमी का जो मतलब इंटरेस्टिंग मोड होता है ना एनाटॉमी के सफ़र में, वो स्टार्ट हो जाता है। सिस्टमिक एनाटॉमी में जो सबसे पहली चीज़ स्टार्ट होती है वो होती है अपर लिम्ब। तो अपर लिम्ब में आपको ब्रेकियल प्लेक्सस पढ़ाया जा रहा है जैसे। तो ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में काफ़ी अफवाहें उड़ती हैं कि यार ब्रेकियल प्लेक्सस बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी ज़्यादा मीम्स बनती हैं इंस्टा पर कि यार ब्रेकियल प्लेक्सस समझना बहुत मुश्किल है, ब्रेकियल प्लेक्सस याद नहीं होता, एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं। वो सब अफवाहें, उनका यकीन मत करिए। अगर आप सही से उस चीज़ को पढ़ते हैं, अगर आप किसी भी कंसेप्ट को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप लास्ट तक उसको भूलेंगे भी नहीं। तो वो जो ट्रिक्स हैं, वो जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, करनी है तो काफ़ी काम आएंगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को, लास्ट तक देख लेना। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना। तो एनाटॉमी जो है 3 पार्ट्स में पढ़ाई जाती है, ये सब आपको बताया गया होगा, ग्रॉस, हिस्टो एंड एम्ब्रियोलॉजी। जो सबसे ज़्यादा कम भाव आप एम्ब्रियो को देते हैं, हिस्टो को उसके थोड़ा बाद, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप ग्रॉस को ही देते हैं। ऐसा मत करना यार, हमने स्टार्टिंग में किया था, आप भी करेंगे स्टार्टिंग में। तो तीनों को इक्वली आप मान के चलें कि हिस्टो में इक्वल वेटेज होता है, ग्रॉस और आपका एम्ब्रियो, तीनों का तीनों इक्वली वेटेज होता है आपका पेपर के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग चीज़ होती है वो होती है ग्रॉस एनाटॉमी। एंड सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ होती है वो भी ग्रॉस एनाटॉमी होती है, क्योंकि ग्रॉस एनाटॉमी काफ़ी ज़्यादा वास्ट होती है। हिस्टो और एम्ब्रियो की औकात होती है, एक लिमिट होती है कि इसके बाद चीज़ें यार ठीक है हम पास कर देंगे, बट ग्रॉस एनाटॉमी इतना ज़्यादा वास्ट होता है, आप चीज़ें भूलना शुरू कर जाते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था मेरे साथ कि जब जर्नल एनाटॉमी आपको पढ़ाई जा रही थी, मेरे को पढ़ाई जाती थी, तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता था जैसे आपको लगता था। तो उसके बाद जो है मेरी सिस्टमिक एनाटॉमी शुरू हो गई, उसमें आपका अपर लिम्ब स्टार्ट हो गया, उसमें हमारा डीएच स्टार्ट हो गया था, डिसेक्शन। जो हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब ये था कि हाँ अब हम भी कैडावर को देखेंगे, हम भी उसको काटेंगे, हम भी डीएच जाएंगे। वो वाला जो हमारा वाइब था वो उस दिन सच होने वाला था जब हम पहले दिन डीएच के लिए गए थे। जो पहले दिन हम डीएच के लिए गए थे तो हमारा डीएच टीचर थी डॉक्टर चांदनी गुप्ता मैम। तो उन्होंने डीएस शुरू किया, उन्होंने पढ़ाना शुरू करा ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में। उन्होंने ब्रेकियल प्लेक्सस दिखाया हमें पहले कि देखो ये वाली रूट है, ये डिवीजन है, उसके बारे में सब बताया। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा कि पता चला कि हाँ यार हमें दिख रही हैं नर्व्स, क्योंकि उससे पहले हम थ्योरी में पढ़ रहे थे कि हाँ ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है, उसको हम लाइन से बना रहे थे कि रेड लाइन से डिवीजन हो गई, आपकी रूट्स ये हो गई, ये सब आप पेन से बनाते थे। बट तब आप उस चीज़ को देखेंगे ना कैडावर में जाकर तो आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। आपको चीज़ें विजुअलाइज होनी शुरू हो जाएंगी कि हाँ ये वाली नर्व ये रही, ये वाली नर्व ये रही, ये मीडियन नर्व है, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, ये सब आपको दिखने लगेगा। तो वो डीएच वाला जो सफ़र होता है वो पूरी का पूरा ट्विस्ट ले आता है सब्जेक्ट के अंदर। एनाटॉमी की जो बोरिंग पार्ट होता है इसको ख़त्म कर देता है पूरा। तो ग्रॉस एनाटॉमी के साथ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि लोग चीज़ें भूल जाते हैं। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए प्लीज़ आप डीएच में अटेंटिव रहिए। आप जितना ज़्यादा डीएच को अटेंटिव होकर सुनेंगे आपको चीज़ें याद रहेंगी। और उसके बाद आप रूम पर आकर, हॉस्टल आकर उसको बुक से पढ़िए, जो भी आपकी रिकमेंडेड बुक है, या तो बीडीसी है या विश्राम, और अगर आपको ग्रेस पढ़ते हैं तो उसको बुक से पढ़िए प्लीज़, ठीक है। कई बारी मतलब ऐसा होता है कि आप चीज़ें जो है डीएच वाली भूल जाते हैं, आपको ध्यान डीएच में नहीं था, आप बीच में सो गए, आपको नींद आ गई, आपने वो चीज़ मिस कर दी। तो उसका भी एक सोल्यूशन ये है कि आप एटलस लेकर प्लीज़ बैठें। जब भी आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, कोई भी पोर्शन पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ एटलस को साइड में रखना। एटलस के साथ अगर आप बुक पढ़ेंगे
तो आपको चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से याद होंगी, मतलब परमानेंट मेमोरी में पहुंच जाएंगी। अगर आपको नोट्स बनाने के शौक है, आप मतलब चाहते हैं कि हाँ नोट्स बनाकर पढ़ते हैं, तो वो भी कर सकते हैं आप। बुक से जो है इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप लिख लें, एक अलग नोट्स बना लें जो कि आपके लास्ट टाइम में काम आएंगे। बट ऐसा अगर ज़रूरी नहीं है कि आप नोट्स बनाएं, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। मैं क्या करता था, मैं अपनी बुक्स के अंदर उन चीज़ों को मार्क कर लेता था कि हाँ जैसे ब्रेकअप एक्सेस में रूट्स वैल्यू है, इनको गोला गोला बना लिया। मीडियन नर्व के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिख ली, एक्सिलरी नर्व क्या है, उसके बारे में कहाँ से आती है, रूट्स वगैरह। ऐसे आप इंपॉर्टेंट चीज़ को अपनी बुक में मार्क कर लीजिए। तो ये था आपका ग्रॉस एनाटॉमी। अगला आता है आपका हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के बारे में जो चीज़ इरिटेट करती है वो होता है स्लाइड देखना। आप तब स्लाइड देखते हैं, घंटों घंटों क्लास हिस्टो की बैठते हैं माइक्रोस्कोप के सामने, तो आपकी आंखें दर्द करने लगती हैं। बट कोई बात नहीं, दर्द तो होगा, आप एमबीबीएस कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी वही होता है। हिस्टो के बारे में जो चीज़ इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग होती है ना, वो ये होती है कि आपको हिस्टो में स्लाइड देखनी है और एग्जाम में जाकर डायग्राम बनाना है। आपको कुछ फालतू की बकचोदी नहीं लिखनी उसके अंदर कि क्या है क्या नहीं है, तो आपको सिर्फ जैसा पढ़ाया गया, जैसा दिखाया गया, आपको पेपर में लिख देना है। तो ये आपका हिस्टो हो गया। हिस्टो के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपके आइडेंटिफिकेशन फीचर्स, स्लाइड्स और उसके आइडेंटिफिकेशन फीचर्स। आप जब भी हिस्टो की क्लास अटेंड करते हैं, जब भी आप माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स देख रहे हैं, तो प्लीज़ हर स्ट्रक्चर को अच्छे से देखना और एक कॉपी रखना अपने साथ हमेशा। उसमें आप लिख लेना कि हाँ जैसे अगर इसको एमएस सेल की स्लाइड है तो आपके आइडेंटिफिकेशन फीचर्स क्या हैं। अगर आप ड्यूडेनम की स्लाइड देख रहे हैं तो पता होगा कि हाँ ड्यूडेनम की स्लाइड में आइडेंटिफिकेशन फीचर्स ही हैं। और स्टार्ट कंपेयरिंग। जब भी आप स्लाइड्स को कंपेयर करके पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, तो आपकी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। जैसे कि आप जीआईटी के बारे में जब आपको पढ़ाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है जीआईटी की स्लाइड्स में कि ड्यूडेनम जैसी एक जैसी लग रही है, स्टमक की भी एक जैसी लग रही है। और फिर आपका ड्यूडेनम के बाद पूरी पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में पढ़ाया गया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन एक जैसी लग रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक जैसी लग रही है। तो आप कुछ ट्रिक्स बनाइए, कुछ मतलब टिप्स बनाइए कि आप लास्ट टाइम में उनको एनालाइज कर पाएँ कि हाँ ये चीज़ ड्यूडेनम में है, ये चीज़ लार्ज इंटेस्टाइन में है, तो वो कन्फ्यूजन आपको ना रहे लास्ट में। तो स्टार्ट कंपेयरिंग द स्लाइड्स, मतलब सिस्टमिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस सिस्टम के अंदर अलग अलग स्लाइड्स को आप कंपेयर करना शुरू कर दीजिए। एंड उन स्लाइड्स को बार बार देखिए, मतलब हफ्ते में एक बार प्लीज़ उन सबको देखते रहना, क्योंकि विजुअल मेमोरी में जानी चाहिए हर स्लाइड। और आपका जो प्रैक्टिकल होता है एनाटॉमी में हिस्टो का, तो उसमें जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे स्लाइड, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। चाहे आपको कितनी भी थ्योरी आती हो हिस्टो की, अगर आप स्लाइड आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये आपका हिस्टो का ज्ञान था जितना भी था। नेक्स्ट और सबसे कम इंपॉर्टेंस वाला सब्जेक्ट जो आप देते हैं, जिसको होती है एम्ब्रियोलॉजी। प्लीज़ यार एम्ब्रियोलॉजी को इंपॉर्टेंस बराबर दीजिए ग्रॉस और हिस्टो के, क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी ऐसा होता है ना, लास्ट बच्चे स्टार्टिंग में पढ़ते नहीं है और लास्ट में एम्ब्रियो बोरिंग लगती है। एम्ब्रियो हाँ बोरिंग हो सकती है, बट एम्ब्रियो को अगर आप ग्रॉस के साथ लिंक करके पढ़ेंगे तो एम्ब्रियो बोरिंग नहीं लगेगी। तो एम्ब्रियो के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, जर्नल एम्ब्रियोलॉजी और सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी। जैसे कि आपकी जर्नल एनाटॉमी ग्रॉस की थी और सिस्टमिक एम्ब्रियो थी, सिस्टमिक एनाटॉमी थी, ऐसी आपकी एम्ब्रियो होती है सिस्टमिक और जर्नल। तो स्टार्टिंग में जो आपको सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी पढ़ाई जा रही है उसके अंदर आपको पढ़ाते हैं जैसे कि किस किस डे आपका फर्टिलाइजेशन हो गया, किस डे आपका ब्लास्टुला, मोरुला, गैस्ट्रुला वो सब बन रहा है आपका। मतलब वीक्स के हिसाब से, डेज के हिसाब से चीज़ों को लिंक किया जाता है एम्ब्रियो में। तो आप कंफ्यूज मत होइए इन चीज़ों से लेकर, क्योंकि जो एम्ब्रियो के अंदर मेन चीज़ होती है वो होती है क्लिनिकल और फेजेस। ड्यूरेशन पे इतना ध्यान मत दीजिए, मतलब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप हर चीज़ का वीक रट रहे हैं कि 38 वीक में ये हुआ, 25 वीक में ये हुआ, 11 वीक में ये हुआ, 7 मंथ में ये हुआ। ये सब आप कुछ कुछ चीज़ों का याद रखिए जो जो इंपॉर्टेंट है। बस जर्नल एम्ब्रियो का आपको कंसेप्ट अच्छा रखना है, क्योंकि जर्नल एम्ब्रियो हर चीज़ की, हर सिस्टमिक चीज़ की जर्नल एम्ब्रियो बेस है। मतलब अगर आपको पता है कि हाँ जर्म लेयर हो गया, जर्म, और इस जर्म लेयर से जैसे कि एक्टोडर्म से क्या बनेगा, एंडोडर्म से क्या बनेगा, मेसोडर्म से क्या बनेगा, आपको बेसिक पता है तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। और लास्ट आता है आपका सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी। सिस्टमिक एम्ब्रियोलॉजी के अंदर जैसे कि आप पढ़ रहे हैं कि आपका न्यूरल सिस्टम कैसे बन रहा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे बन रहा है, यूरोजेनाइटल सिस्टम कैसे बन रहा है, तो आपको सिस्टमिक पढ़ाया जाता है हर चीज़ का डेवलपमेंट। अगर आप उस डेवलपमेंट को और ग्रॉस को लिंक कर देंगे ना, तो आपको चीज़ें आसान लगेंगी और उसको आप हिस्टो से भी लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको स्टमक के बारे में पढ़ाया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको ग्रॉस में स्टमक के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो तब ग्रॉस में आप स्टमक पढ़ लें तो उसको आप हिस्टो में पढ़ें। हिस्टो में आपको पता चल जाएगा कि यार पाइलोरस का जो पार्ट है हिस्टो में वो कैसा दिखता है, कार्डियक का पार्ट कैसा दिखता है। आपको पता चल जाएगा कि हिस्टोमक की हिस्टोलॉजी कैसी है और वो क्या रोल प्ले करती है, मतलब क्लिनिकली क्या उनका इम्प्लीकेशन है उन चीज़ों का। और लास्ट आता है आपका एम्ब्रियोलॉजी।
अब आप जीआईटी के डेवलपमेंट में पढ़ते हैं स्टमक का डेवलपमेंट, तो तब आपको पता चल जाता है कि स्टमक का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, मतलब स्टमक रोटेट हुआ था, फिर उसके बाद उसकी लेफ्ट साइड कैसे डिसाइड हो गई, राइट साइड कैसे डिसाइड हो गई, उसके अंदर जो मोमेंटम बने थे वो कैसे आए, उन सब का डेवलपमेंट अगर आपको पता है तो आपको ग्रॉस भी चीज़ें अच्छे से याद कर पाएंगे। जैसे कि ग्रॉस के अंदर लिगामेंट्स होते हैं स्टमक के, ऐसे ही एम्ब्रियोलॉजिकली वो पता चल जाता है कि वो लिगामेंट्स कहाँ से आए हैं, तो आपको चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती हैं। तो आप तीनों चीज़ों को अगर एक साथ लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। एनाटॉमी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, यकीन मानना। और जो मतलब लास्ट चीज़ है वो था सबसे इम्पोर्टेंट रिवीजन। जैसे कि आपको पता है कि यार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं, फाइनल एग्जाम्स, उसमें सारा सिलेबस आता है, अपर लिम, लोअर लिम, एब्डोमेन, ये सब आएगा। और जो सेशनल्स एग्जाम होते हैं आपके बीच बीच में, तो उसके अंदर कम आता है पोर्शन, जैसे अपर लिम, लोअर लिम आ गया, एब्डोमेन आ गया, न्यूरोनेट आ गई। तो बच्चे क्या करते हैं ना, अपर लिम पढ़ के उसको रख देते हैं साइड में, उसको रिवाइज ही नहीं करा, लोअर लिम को पढ़ के रिवाइज नहीं करा। तो यार प्लीज़ एक दिन ऐसा निकालिए कभी भी महीने में 1 बार 2 बार कि आप उन चीज़ों को रिवाइज कर लें, क्योंकि जब तक आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे वो चीज़ें जो है उड़ जाएंगी दिमाग से। और अगर एनाटॉमी एक बार दिमाग से उड़ती है तो बहुत मुश्किल से चीज़ें याद होती हैं। तो प्लीज़ उन चीज़ों को याद रखना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रॉस एनाटॉमी कैसे पढ़नी है, मतलब डिटेल में और डिटेल में। जैसे आपका भी स्टार्ट होगा अपर लिम। अपर लिम के अंदर बच्चों को क्या होता है कि मसल्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा, नर्व होती हैं, सबके मूवमेंट्स होते हैं। अगर आप ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर किसी भी मसल के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो मसल का ओरिजिन इंसर्शन आपको पता होना चाहिए, आपको नर्व उसकी पता होना चाहिए कि कौन सी नर्व उसको सप्लाई करती है। अगर आप मतलब देखते हैं कि मसल का कोई क्लिनिकल मतलब इम्पोर्टेंस है नहीं है, मतलब कोई इंजरी है, टाइप ऑफ कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंजरी है उस मसल की, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं क्लिनिकली ओरिएंटेड। उस मसल के बारे में आपको एम्ब्रियोलॉजिकल कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो उस मसल की, जैसे कि कोई मसल वेस्टिजल हो गई है या फिर उसका फाइलोजेनेटिक कुछ रहा हो, वो सब आपको मसल के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप किसी नर्व के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि एक्सिलरी नर्व पढ़ते हैं, एक्सिलरी नर्व के बारे में आपको रूट वैल्यू सारी पता होनी चाहिए, उसका आपको रूट पता होना चाहिए कि वो किधर से जाती है, मतलब उसका कोर्स क्या है, और वो टर्मिनेट कहाँ जाकर होती है नर्व, और किन किन मसल्स को वो नर्व सप्लाई करती है। तो इससे हुआ क्या ना, आपका मसल कवर हो गया, मसल में आपने पढ़ लिया कि कौन कौन सी नर्व उस मसल को सप्लाई करती है, और नर्व में आपने मसल के बारे में पढ़ लिया, तो आपकी नर्व भी क्लियर हो गई, आपकी मसल भी क्लियर हो गई। अब जैसे अपर लिम के अंदर दो तीन चीज़ें पढ़नी होती हैं, वेसल्स रह गई है। अब कोई वेसल है, जैसे एक्सिलरी वेसल है, एक्सिलरी वेसल कहाँ से आती है, कहाँ जाके टर्मिनेट होती है, उसकी ब्रांचेस क्या होती हैं, किस किस मसल को सप्लाई करती है, और क्लिनिकली क्या इंपॉर्टेंस है उसका, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि अपर लिम के बारे में 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, नर्व के बारे में, मसल्स के बारे में एंड वेसल्स के बारे में। अगर ये तीनों चीज़ें पता है तो आपको ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो गए। अब नीचे से रेटिनाकुलम वगैरह है, फ्लेक्सर एक्सटेंसर, इनको आप अलग से देख लीजिए। अब ऐसे ही जैसे लोअर लिम था, लोअर लिम के अंदर भी क्या है, नर्व है, वेसल्स हैं एंड मसल्स हैं, तो सबका कोर्स, सबका ओरिजिन, सबका इंसर्शन, सब कुछ आपको याद होना चाहिए। जैसे एब्डोमेन आ गया, एब्डोमेन काफ़ी ज़्यादा वास्ट टॉपिक होता है, क्योंकि इसमें आपको ऑर्गन्स के बारे में यूनिकनेस पता होनी चाहिए, तो आपको हर ऑर्गन को डिटेल में पढ़ना है। ऑर्गन का जो साइड्स हैं, कॉर्नर्स हैं, शेप्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। उनका एम्ब्रियोलॉजिकल क्या लिंक है एम्ब्रियोलॉजी के साथ, हर ऑर्गन का वो पता होना चाहिए। उस ऑर्गन की जो हिस्टोलॉजी है वो अच्छे से आपको याद होनी चाहिए। तो ये था आपका कि आपको क्या क्या किस चीज़ पे ध्यान देना है। तो वही है यार, एनेटमी जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा एनेटमी आसान लगेगी। और प्लीज़ डीएच में हमेशा अटेंटिव रहना। एंड मैं इस वीडियो को और बोरिंग नहीं बना रहा, बट इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ कि एनेटमी आसान बन सकती है अगर आप उसको अच्छे से पढ़ें। और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।